सुरेश और नैना भाई बहन थे और बचपन से ही उन दोनों में बहुत लगाव था। उनके माँ बाप के गुजरने के बाद दोनों गांव से शहर आ गए थे। नैना एक कॉल सेंटर में काम करने लगी और सुरेश अभी भी नौकरी ढूंढ रहा था। एक शाम को उनका मकान मालिक उनके पास आया और बोला, देखो, मैंने तुम दोनों को काफी लंबे वक्त से अपने घर पर किराए पर रखा हुआ है, लेकिन तुम दोनों कभी भी किराया समय पर नहीं देते हो। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। भैया, आप तो जानते ही हैं ना कि सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं अकेले ही काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही उसे नौकरी मिल जाएगी हम आपका किराया एकदम समय पर देने लगेंगे। अरे अरे, कब से मैं यही कहानी सुन रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ, मुझे अब से अपना किराया एकदम समय से चाहिए। और इतना ही नहीं, अब मैं किराया बढ़ा भी रहा हूँ। तभी सुरेश वहाँ आ जाता है और ये सब सुन लेता है। वो मकान मालिक से कहता है, क्या? अरे ये तो सरासर गलत है ना भैया, आप ऐसे अचानक से किराया क्यों बढ़ा रहे हैं? ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है और क्या सही? हाँ हाँ, अगर आपको तमीज नहीं है तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब कल के कल तुम मेरा घर खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जाओ और कहीं जाओ और अपनी तमीज की शिक्षा दो। इतना बोलकर मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब तुमने क्या किया सुरेश? इस शहर में इतनी महंगाई है और बड़ी मुश्किल से हमें कम दाम पर ये घर मिला था। अब हम कहाँ जाएंगे भाई, और क्या करेंगे? तुमने क्यों उस मकान मालिक से झगड़ा किया? तो क्या मैं उसकी बकवास सहता रहता नैना? अरे मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ ना, जल्दी मुझे काम मिल भी जाएगा, देखना। तुम फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है जिसका घर खरीदने और बेचने का बिजनेस है। उसके पास रहने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर होगी। हम कुछ वक्त के लिए वहां रह लेंगे और फिर तब तक कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अगले दिन नैना और सुरेश अपने किराए का घर छोड़कर सुरेश के दोस्त के बताए एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सुरेश का दोस्त भी उनके साथ आया हुआ था। देखो सुरेश, इस घर के जो मालिक है ना, वो विदेश में रहते हैं। ये घर काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है और मुझे इसे बेचने की जिम्मेदारी हाल ही में मिली है। यहाँ पे तुम आराम से कुछ दिनों तक रह सकते हो। थैंक यू सो मच बंटी, मैं जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और ये घर खाली कर दूंगा। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे सुरेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला एक दोस्त थी तो दोस्त के काम आएगा ना। हाँ, अरे सुरेश, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। ये जो घर है ना, इसको लेकर कुछ कहानियां फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा है जो कि बड़ा ही रहस्यमयी है और जिसने भी उसे खोला है उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ है। इसलिए कुछ भी हो जाए, तुम दोनों उस दरवाजे को मत खोलना। मुझे नहीं पता था बंटी कि तुम ऐसी कहानियों में यकीन करते हो। अरे ये सब केवल अफवाह होती है बस। क्या तुम भी सुरेश? अगर बंटी कुछ कह रहा है तो मान लो ना। बंटी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम उस दरवाजे से दूर रहेंगे। इसके बाद बंटी वापस अपने घर चला जाता है और सुरेश और नैना मिलकर घर की थोड़ी बहुत सफाई करने लग जाते हैं। रात हो जाती है और दोनों लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात में सुरेश को जोरों की भूख लगती है तो वो किचन की तरफ जाता है। आज मैंने रात का खाना ठीक से नहीं खाया था, इसलिए मुझे इतनी जोरों की भूख लगाई है। चलो जल्दी से कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर नौकरी ढूंढने भी जाना है। सुरेश किचन से खाना खा के जब वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे वही भूतिया दरवाजा दिखाई दिया। तो यही है वो रहस्यमय दरवाजा। ये नैना और बंटी जैसे पढ़े लिखे लोग भी कैसी कैसी कहानियों पे यकीन करते हैं। अभी तो नैना भी सो रही है, जरा मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या है ऐसा। सुरेश बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओह, इस जगह तो एक भी लाइट नहीं है। जरूर बिजली वाला यहाँ आने से डर गया होगा, इसलिए यहाँ लाइट नहीं लगाई गई। चलो बहुत हुआ टाइम पास, अब वापस चलकर सो जाता हूँ, वरना कल सुबह आंख नहीं खुलेगी। सुरेश वापस जाने लगता है, तभी एक रोशनी उसका पीछा करने लगती है। सुरेश वापस दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो रोशनी भी उसके साथ चली आती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन नैना उसे उठाने आती है। उठो सुरेश, क्या तुम्हें देर नहीं हो रही है? मुझे भी काम पे जाना है, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, जल्दी से चलकर खा लो। नैना सुरेश की बातों को नजरअंदाज कर देती है और जल्दी से अपने काम पर चली जाती है। सुरेश भी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसे पूरे टाइम यही महसूस हो रहा था कि उसके कंधों पर बहुत वजन है। जैसे तैसे सुरेश नाश्ता करके चला गया। ओहो, अभी तो मैं कुछ दूर ही चला हूँ और अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, वरना मैं पक्का यहीं गिर जाऊंगा। सुरेश वापस घर आ जाता है और मुंह धोने के लिए बाथरूम के शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो शीशे में देखता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस पर एक भूत सवार था। ये क्या? भूत! भूत! बचाओ! चिल्लाना बंद कर,
वरना मैं तुझे तुरंत खा जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे ये कौन कहता है कि तूने कुछ किया है? तूने तो मेरी बड़ी मदद की है। तूने मुझे उस अंधेरे कमरे की कैद से आजाद किया है। तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अच्छा, तो अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तुझे मेरी और भी मदद करनी है। इतना कहकर भूत सुरेश के शरीर में घुस जाता है। अब सुरेश की आंखें एकदम लाल हो गई थी। तभी वहां पर नैना आ गई और सुरेश को ऐसे देखकर वो बहुत डर गई और उसकी चीख निकल गई। ये क्या है सुरेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं सुरेश नहीं हूँ। भूत नैना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन डर के मारे नैना वहां से भागने लगी। भागते भागते नैना जाकर स्टोर रूम में छुप जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये सुरेश को क्या हो गया है? अब मैं क्या करूं? ओह, याद आया, बंटी को फोन करती हूँ, वो आकर मेरी मदद जरूर करेगा। नैना जल्दी से बंटी को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। थोड़ी ही देर में बंटी घर आ जाता है और छुपते छुपाते स्टोर में जाकर नैना से मिलता है। अरे बंटी, सुरेश के अंदर कोई भूत आ गया है, वो बहुत डरावना लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस भूतिया दरवाजे को खोलकर उस कमरे में गया था? मुझे नहीं पता बंटी, मैं घर पर नहीं थी, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो सकता है नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि ऐसा ही हुआ है। जरूर उस कमरे में कोई भूत होगा जो सुरेश के साथ साथ बाहर आ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है नैना। थोड़ी देर तो नैना और बंटी वहीं पर चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर नैना को एक आइडिया आता है और वो बंटी से कहती है, मुझे तो अब बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। हमें सुरेश को वापस उस कमरे में ले जाना होगा। वहीं से ये भूत आया है और इसे वहीं ले जाकर हराया जा सकता है। हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यही लगता है कि ये भूत उस कमरे में ही सबसे ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए वहां पर इसे हराना बहुत आसान होगा। तो देर किस बात की है, हम आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देंगे बंटी। रात होते ही नैना और बंटी दोनों उस भूतिया दरवाजे को खोलकर उस अंधेरे कमरे में चले गए। यहाँ तो बड़ा अंधेरा है नैना, मुझे तो कुछ डर लग रहा है। चुप करो बंटी, ये डरने का समय नहीं है। अरे डरने का भी कोई समय होता है क्या नैना? अच्छा ये बताओ, तुम सुरेश के ऊपर सवार उस भूत को यहाँ लाओगे कैसे? बस तुम मेरे साथ इस दरवाजे से सट कर खड़े रहो। जैसे ही मैं तुमसे कहूँ, मेरे साथ सुरेश के पैर पकड़ लेना और उसे यहाँ अंदर खींच लेना। मैंने उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है कि वो यहाँ जरूर आएगा। नैना और बंटी चुपचाप खड़े रहकर भूत के आने का इंतजार करने लगे। असल में नैना ने भूत के लिए एक जाल बिछा रखा था। उसने दरवाजे पे ही 2 मरे हुए चूहे रखे थे और उसका प्लान भी काम कर गया। भूत चूहों को सूंघते हुए वहां तक आ पहुंचा। तभी भूत को दरवाजे के पास पड़े चूहे नजर आते हैं। भूत लालच में आकर चूहों को खाने के लिए दरवाजे के पास आ जाता है। बंटी और नैना मिलकर भूत के पैर पकड़ उसे दरवाजे से अंदर खींच लेते हैं। अंदर आते ही भूत तड़पने लगता है। थोड़ी ही देर में वो सुरेश के शरीर से बाहर आ जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। ओह नहीं, मैं फिर से इस कमरे में कैसे आ गया? यहाँ तो मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करती। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। भूत वापस सुरेश के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही नैना और बंटी सुरेश को उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। नैना जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देती है और भूत फिर से वहीं पर कैद हो जाता है। सुरेश और नैना उस घर को खाली कर देते